स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे जैक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो जिन बच्चों का एग्जाम 6/2/2024 को है उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। तो चैनल पर बने रहे और साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है। तो संचारी रोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए अक्षमा, बी मधुमेह, सी उच्च रक्तचाप और डी में दिया गया है क्वासियो और कोर। अर्थात ये चारों ऑप्शन दिया गया है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा याचमा, यानी कि क्षय रोग इसी को कहा जाता है, जिसमें टीबी रोग वगैरह सब आता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्षय रोग यानी टीबी रोग। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किसका इंजेक्शन दिया जाता है? तो इंसुलिन का दिया जाता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंसुलिन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे जिसमें से कह रहा है रोगवाहक एजेंट कहलाते हैं। तो रोगवाहक एजेंट क्या कहलाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वेक्टर कहलाते हैं, रोग जनकों कहलाते हैं, जलाशयों कहलाते हैं या टीके कहलाते हैं। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रोगवाहक एजेंट वेक्टर कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अब हम बात कर लेंगे ऑप्शन प्रश्न संख्या 3। एक संक्रामक प्रोटोजोवा रोग है। एक संक्रामक प्रोटोजोवा रोग है तो ये क्या हो जाएगा? अमीबा पेचिस हो जाएगा, अमीबा पेचिस, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं हैजा जो है दूषित खाना, इसके अलावा दूषित जल पीने से हैजा नामक बीमारी होती है। साथ ही आप लोग इस प्रश्न के अलावा भी कवक से फैलने वाली बीमारी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। कवक से जो बीमारी होता है वो होता है त्वचा संबंधी बीमारी होता है, त्वचा संबंधी बीमारी होता है, नोट कर लीजिएगा, इसको फंक्स कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 4 कह रहा है खाली स्थान एक प्रकार की बीमारी है जो हमेशा एक खास लोगों में मौजूद रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? अस्थानिक, यानी कि अस्थानिक एक प्रकार की बीमारी है जो हमेशा एक खास लोगों में मौजूद रहती है। तो यहाँ पे क्या भराया जाएगा बच्चों? अस्थानिक भरा जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अस्थानिक भरा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 5 कह रहा मनुष्य में विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो मनुष्य में विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी। इसके अलावा आप लोग को प्रश्न में पूछा भी जाता है इस तरह कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है, अस्कर्वी रोग। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि मसूड़ों की सूजन, तो ये क्या अस्कर्वी के कारण होता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। और साथ ही अगर यदि विटामिन डी पूछा जाए तो रिकेटस लिख लीजिएगा। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? डी से तो रिकेटस होता है, रिकेट्स इसको बोला जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको भी। अब हम आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? पोषक तत्वों के निम्नलिखित में से किस समूह की कमी त्वचा को प्रभावित करती है? तो यहाँ पे दिया गया है राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरोडिक्सिन और पैंटोथेनिक एसिड। इसके अलावा दूसरा में दिया गया आयरन, आयोडीन, जिंक, पोटेशियम और 3 में है विटामिन के कैल्शियम, फ्लोरीन, कॉपर और 4 में दिया गया तीनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है राइबोफ्लेविन। इसी तरह से हम प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि विटामिन डी की कमी को जन्म देती है। तो विटामिन डी की कमी से होता है, क्या होता है? तो यहाँ पे रिकेट्स होता है, जो कि दिया गया है यहाँ पे रिकेट्स। आप लोग देख सकते हैं मिसप्रिंट होने के कारण रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिकेट्स होता है। साथ ही प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि गैर संक्रामक रोगों को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि सभी रोग जो माँ से बच्चे में फैल सकते हैं, सभी रोग जो माँ से बच्चे में फैल सकते हैं उसे गैर संक्रामक रोगों की श्रेणी में रखा जाता है। कुपोषण के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक अंग जो में चेंजिंग होता है, यानी कि उसका जो शरीर है पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल पाने के कारण शरीर दुबला पतला हो जाता है, या तो किन्हीं बच्चों का पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है, या तो हाथ पैर पतला हो जाता है। तो ये कुपोषण का लक्षण है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 9
एक छोटी बूंद का संक्रमण है। तो ये एक छोटी बूंद का संक्रमण है, क्या है, तो सामान सर्दी जुकाम जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो जाएगा। और आप लोग को आगे के वीडियो प्रश्न में बताया था कि हैजा, तो हैजा जो है वो दूषित जल और दूषित खाने से होता है। अब हम बात कर लेंगे प्रश्न संख्या 10 के बारे में। रोगों को जन्मजात रोग भी कहा जाता है। खाली स्थान दिया गया, कह रहा रोगों को जन्मजात रोग भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अधिक रहित हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अधिक रहित रोगों को जन्मजात रोग भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद के अंग है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंग है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे आप लोग को फाइनल एग्जाम में क्लास 10 का चाहे क्लास 10 का हेल्थ केयर हो या क्लास 12 का, तो ये फाइनल एग्जाम में आप लोग को पूछा जा सकता है कि इसमें स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया। तो 2 अक्टूबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2014 ईस्वी में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए। उसके अलावा मनुष्य का जो स्वच्छता दर होता है हाथों का, वो क्या होता है, 20 से 30 सेकंड होता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को हाथों की सफाई के दौरान 20 से 30 सेकंड सफाई करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है। तो एक जीवाणु रोग नहीं है, कह रहा है जीवाणु के द्वारा नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया एड्स, डेंगू, खासरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया उपरोक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, जो जीवाणु द्वारा नहीं होता है, जीवाणु रोग नहीं है। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस तरह का प्रश्न पूछे जाने की खास संभावनाएं बनती है। आगे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। साथ ही इससे आप लोग का ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि WHO की स्थापना कब हुई। WHO की स्थापना कब हुई। तो बच्चों इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और WHO में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो 194 सदस्य देश हैं। इसके अलावा WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। साथ ही अगर आप लोग से पूछा जाए कि WHO द्वारा भारत को कब पल्स पोलियो से मुक्त किया गया है, मतलब पल्स पोलियो से आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था भारत में 1995 ईस्वी में। कितने में, 1995 ईस्वी में। ये भी प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसके अलावा कोविड-19 का पूरा फुल नाम पूछेगा, तो कोविड-19 कोरोना वायरस कोविड-19 2019 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्वस्थ आदत है। तो अस्वस्थ आदत है मतलब क्या, बिना हाथ धोए भोजन करना, ये हमारा अस्वस्थ आदत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। इसके अलावा आप लोग ये भी पढ़ के जाइएगा कि सामान्य मनुष्य की पल्स दर कितना है, तो ये है 60 से 100 है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सामान्य मनुष्य के पल्स की दर, नाड़ी का जो दर होता है वो 60 से 100 होता है। एडल्ट में पूछा जाए तो ये होता है 60 से 90 होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और साथ ही किशोरावस्था का अगर यदि आयु पूछा जाए, किशोरावस्था का, तो 12 से 18 वर्ष के आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। और 5 से 12 वर्ष के आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। और 0 से अगर यदि 5 वर्ष पूछा जाए तो शैशवावस्था के श्रेणी में आता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर यदि पूछा जाए कि मानव में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। और मादा में यानी कि स्त्री में तो एस्ट्रोजन पाया जाता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन, कौन सा, एस्ट्रोजन पाया जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15 यानी 50। निम्नलिखित में से किस रोग को सल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है। तो इस रोग, वह बीमारी जो है उसका नाम है टाइफाइड। आप लोग नोट कर लीजिएगा, टाइफाइड होगा इसका सही आंसर, टाइफाइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइफाइड। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए यहाँ पे दिया गया है टीकाकरण, ये भी आवश्यक है, संतुलित आहार भी आवश्यक है, व्यक्तिगत स्वच्छता
उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 20 और आखिरी प्रश्न है कि छूत की बीमारी का मुख्य कारण है खाली स्थान है। तो छूत की बीमारी का खाली स्थान यहाँ पे दूषित वायु, दूषित खाना, खराब स्वास्थ्यकर स्थितियाँ। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों, इस तरह से महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हमने हल किए हैं। इसके अलावा भी हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी आप लोग का फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है। तो फिजियोथेरेपी क्या है बच्चों? तो फिजियोथेरेपी जो है, जब हम रनिंग करते हैं, या तो जब हम खेलते हैं, या तो जब हम किसी काम को करते हैं, तो उस दौरान हमारे शरीर के किसी भी जगह पर अनचाहे मोच आ जाती है, और उस मोच को जब हम सही नहीं कर पाते तो असहनीय दर्द होता है। और इस असहनीय दर्द के समाधान के लिए हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फिजियोथेरेपी। और इस कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इस स्थान पर दर्द से राहत के लिए स्प्रे वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सभी फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम आप लोग को बता देना चाहते हैं पल्स पोलियो। पल्स पोलियो भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है एग्जाम के लिए। तो पल्स पोलियो भारत में शुरुआत 1995 ईस्वी में हुई थी, और पल्स पोलियो की 2 खुराकें दी जाती है। और पल्स पोलियो से मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है मांसपेशियाँ और तंत्रिका तंत्र होता है। इसके अलावा पल्स पोलियो के 2 खुराक बच्चे को 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को पिलाया जाता है, ताकि वो आने की इसमें जो होता है लकवा जैसे बीमारी से वो पीड़ित ना हो, इसलिए इसके बचाव के लिए पल्स पोलियो की खुराक दी जाती है। इसके अलावा आप लोग को बात बता देना चाहते हैं कि जैव अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। तो जैव अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाली जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका निपटारा करना आवश्यक होता है, क्योंकि उसे खुले में छोड़ना या तो फिर किसी खुले स्थान पर उसे छोड़ने से क्या होता है, अनेक प्रकार की बैक्टीरिया बीमारी उत्पन्न होती है, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को संक्रमित करता है। इसीलिए हमें जैव अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन करना काफ़ी आवश्यक होता है। इसके अलावा और भी प्रश्न है, संक्रमण किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं इसी कि संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं। तो संक्रमण के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि कहने का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण बीमारी जाना। इसके अलावा फिर एक बीमार व्यक्ति मान लिया जाए कि एड्स से पीड़ित है, और उनके ब्लड को दूसरे में यानी कि चढ़ाया जाना, ये भी संक्रमण का लक्षण है। तो साथ ही आप लोग इसके अलावा भी प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है, कोरोना वायरस किसे कहते हैं? कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरस के बारे में आप लोग जानते हैं कि वायरस के द्वारा फैलने वाला बीमारी है, हवा के संपर्क में भी फैलते हैं यह बीमारी। तो आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसके अलावा आप लोग वायरस से, कवक से, विषाणु, जीवाणु, इन सभी से होने वाले बीमारी को भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो